सुदीप, ऑटो स्टॉक्स पर अभी क्या करना चाहिए? अभी कल हमारी बजाज ऑटो के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि नवंबर में ही जो ओवरऑल सेल्स हैं वो 25% तक डिप हो सकती हैं और अगले 2 से 3 महीने वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से थोड़े से और चैलेंजिंग हो सकते हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन कल और परसों पिछले 2-3 सेशंस में ऑटो स्टॉक्स ने दिखाया, फिर चाहे वो मारुति सुजुकी हो, आयशर मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो या फिर हीरो मोटोकॉर्प क्यों ना हो, क्या ये सेंस आपको दे रहा है कि इन स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है और जो कमजोरी इन स्टॉक्स में आनी थी वॉल्यूम ग्रोथ कंसर्न्स के बीच में वो आ चुकी है? जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हम लोगों को लगता है कि मार्केट हैज रन अप अहेड ऑफ इट्स टाइम। देखिए, जैसे ही इस हफ्ते लेटर दिस वीक नंबर्स सेल नंबर आने चालू होंगे तो आई थिंक मार्केट विल गेट ए शॉक एंड इट विल स्टार्ट करेक्टिंग बिग टाइम. So I will definitely not recommend buying into automobile stocks right now. इसमें भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि टू व्हीलर सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है डिमोनेटाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स है उससे, क्योंकि ज्यादातर टू व्हीलर्स की खरीदारी कैश में होती है, whereas फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, बैंक लोन या चेक या बैंकिंग चैनल यूज करके खरीदा जाता है. तो इम्पैक्ट टू व्हीलर्स में बहुत ज्यादा होगा और कितना होगा ये अभी एग्जैक्टली असेस करना बहुत मुश्किल है. तो हमारी सलाह तो यही होगी कि ऑटोमोबाइल पर्टिकुलरली टू व्हीलर स्टॉक से थोड़ा दूर रहे. अगर आपको ऑटोमोबाइल में सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो हमारी सलाह ये होगी कि आप टाटा मोटर्स पे ध्यान दें. बहुत अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो 95% प्लस जो प्रॉफिट आता है ये जेएलआर के जरिए आता है. जो नंबर्स आते हैं सारे जेएलआर के जरिए बनते हैं और ग्लोबली जेएलआर इज डूइंग वेरी वेल. डोमेस्टिक मार्केट में इनका इतना अच्छा पकड़ नहीं है और आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन टुडेज सिनेरियो. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जहां पे इनका थोड़ा अच्छा स्टैंडिंग है डोमेस्टिक मार्केट में, वहां पे पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहा है और हम लोगों को लगता है कि डिमोनेटाइजेशन विल नॉट इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेल्स टू दैट एक्सटेंट. सो करंट लेवल पे टाटा मोटर्स की खरीदारी की जा सकती है 6 मंथ प्लस टाइम होराइजन के हिसाब से. इस बीच एक बार देख लेते हैं जो स्टॉक्स 52 वीक हाई पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक्स को देखते हैं. उसमें आज भी टीवीएस इलेक्ट्रिकल्स शामिल है. इम्तियाज़, ये कैसा लग रहा है आपको कांस्टेंट अपमूव जो इसने दिया है? इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं जो इस समय 52 वीक हाई पर हैं, बट टीवीएस इलेक्ट्रिकल्स कैसा लग रहा है आपको? देखिए मेरी जी, नॉन स्टॉप रैली चली है. अगर स्टॉक्स में देखेंगे तकरीबन कुछ दिनों पहले ही और स्टॉक्स वॉज अराउंड 90 रुपीज़ 89 रुपीज़ और वहाँ से नॉन स्टॉप तकरीबन अगर मैं यहाँ पे अगर डे वाइज बोलूँ तकरीबन 6 दिन में स्टॉक्स 177 रुपीज़ हो गया है. तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक की बात है बिकॉज इतना फास्ट रनअप टेंड्स टू क्रिएट अ फास्टर रिट्रेसमेंट ऑल्सो. तो यहाँ पे कोई लेवल तो ऐसा उभर के नहीं आ रहा बिकॉज ऑलमोस्ट सारे लेवल इनके ब्रीच हो गए और अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक जा चुका है. हो सकता है कि 1-2 और हमें यहाँ पे अपर साइड देखने मिले, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से किसी का पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल है. जी, सीमेंट स्टॉक्स की आज जो शुरुआत है वो पॉजिटिव ही हुई है और जो बड़े सीमेंट स्टॉक्स हैं अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, एसीसी, ये तीनों ही 1% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहे हैं और दिन के ऊपरी स्तरों के नज़दीक ही अभी ट्रेड कर रहे हैं. मिस्टर जसानी, सीमेंट सभी सेक्टर्स पर क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट की बात हो रही है और सीमेंट में 10% तक की सेल्स इम्पैक्ट हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है नवंबर में भी और दिसंबर में भी. लेकिन अभी आप कर क्या रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स में? क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? सीमेंट की जो डिमांड है वो रियल एस्टेट और इंफ्रा, ये 2 स्पेस से आती है. रियल एस्टेट की जो डिमांड है उसमें थोड़े समय के लिए शायद स्लो डाउन हम देख सकते हैं. इंफ्रा की डिमांड कंटिन्यू रह सकती है, वो शायद बढ़ भी सकती है. ये बजट में आने वाले बजट में अगर रूरल स्पेंडिंग या रूरल रोड्स, हाउसेस के ऊपर नए कुछ मेजर्स अनाउंस होते हैं तो वो बेसिस पे इंफ्रा लेड डिमांड बढ़ सकती है. रियल एस्टेट लेड डिमांड थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी फॉर 1 और 2 क्वार्टर्स. इसके कारण सीमेंट शेयरों में थोड़ी टेम्पररीली हॉल्ट हो सकता है, सेल ऑन राइज जैसा सिचुएशन हो सकता है. लेकिन इसमें हमें ये भी एक पता करना है कि कौन सा स्टॉक कौन से रीजन में प्रिवेलेंट है और वो रीजन में जो कोलैबोरेटिव प्राइसिंग कैसे चल रहा है सिचुएशन.
अगर कोलैबोरेटिव प्राइसिंग इंडस्ट्री लेवल पे अच्छा चल रहा है तो पर्टिकुलर स्टॉक्स इन सीमेंट इंडस्ट्री फिर भी अच्छा कर सकते हैं। वॉल्यूम्स चाहे फ्लैट हो या थोड़े से नेगेटिव हो, लेकिन अगर प्राइसिंग स्टेडी है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स कैन डू वेल। एक बार निफ्टी का ना इवेंट स्पेसिफिक चार्ट देखते हैं। ब्रेग्जिट का जो लो इसने हिट किया, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, आप देखिए निफ्टी का जो मूव रहा है, आप 2016 के बजट के आसपास अगर देखेंगे तो तब जो लो हिट किया था निफ्टी ने वो था 6825 का। उसके बाद वो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली, इट सॉ एन अप मूव, और उसके बाद अराउंड ब्रेग्जिट इसने फिर से एक बार लो हिट किया। नाउ सुदीप, इस बार थोड़ा मार्केट के लिए चैलेंज ये है, देखिए नॉर्मली दिसंबर में क्या होता है कि आपका फरवरी एंड में जो बजट आने वाला होता है उसमें सबसे पहले द रेलवे स्टॉक्स एंड रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट रिलेटेड स्टॉक्स, डिफेंस, इन सब में हम टिपिकली दिसंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा वार्मिंग अप होना शुरू होता देखते हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ है कि बजट इज़ टोटली ऑफ रेडार राइट नाउ, मार्केट इज़ कंफ्यूज। अब जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ग्रोथ कंसर्न्स, कंजम्पशन स्टोरी पर क्वेश्चन मार्क एंड देन बजट, तो ये जो मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें क्या दिसंबर में विल वी सी अ मेजर लो बीइंग हिट मार्केट में इफ़ ऑल ट्रिगर्स आर नॉट सपोर्टिंग, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसी हो, फेड की पॉलिसी हो, इटली रेफरेंडम हो, ये सब अगर मार्केट के लिए नेगेटिव होते हैं तो आप कितनी संभावना देख रहे हैं ऑफ मार्केट स्लिपिंग अप टू ब्रेग्जिट लो? मिहिर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थियोरेटिकली पॉसिबल है कि सारे जो ट्रिगर्स की हम बात कर रहे हैं अगर ये सारे नेगेटिव हो जाए तो शायद निफ्टी बहुत नीचे जा सकता है। पर यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली ट्राइंग टू टेक लॉट ऑफ मेजर्स। जैसे हम हर रोज देख रहे हैं डीमोनेटाइजेशन को लेके तरह तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। हम लोगों को लगता है और जो सुनने को आ रहा है कि कुछ ठोस कदम लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से टू काइंड ऑफ पुश द इकोनॉमी अहेड। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड या हाउसिंग में बूस्ट, ये बहुत सारे बातें सुनने को आ रहे हैं। शायद ऐसे कोई मेजर पैरेलली सरकार अनाउंस करेंगे और ये एक अननोन फैक्टर है, तो अभी तो स्पेकुलेट करना मुश्किल है। पर हाँ, बात सही है कि बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा और न्यूज़ फ्लो ड्रिवन मार्केट का मूड न्यूज़ फ्लो ड्रिवन रहेगा। जी, शुक्रिया सुदीप आपका बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से। मिस्टर जसानी, दो सेक्टर्स, एक तो इंफ्रा और दूसरा एग्री, इन दोनों ही सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ सकता है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में क्या आप यहाँ पर किसी खरीदारी की सलाह देंगे, कुछ स्टॉक्स जो कि आपको ठीक लग रहे हों? ये जो डीमोनेटाइजेशन का मेजर है, इसके कारण रूरल स्पेस में काफ़ी पेन है लोगों को, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ करेंसी अवेलेबिलिटी, लोन अवेलेबिलिटी, लोन रीपेमेंट वगैरह वगैरह। सो ये माना जाता है कि रूरल एरिया पे फोकस रहेगा फोर्थ कमिंग बजट में। इसके कारण स्पेंडिंग बढ़ सकती है एग्री एरियाज़ में, इंफ्रा एरियाज़ में। ना इंफ्रा ये ऐसा चीज़ है कि इट्स अ मैक्रो थीम ना, उसके कारण कौन से माइक्रो कंपनीज को बेनिफिट होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हमने इंडिया में इंफ्रा स्पेंड कुछ लास्ट 5-7-10 सालों में हमने एवरी ईयर बढ़ते देखा है। उसकी इफ़ेक्ट टेम्पररीली सीमेंट, स्टील और इंजीनियरिंग सेक्टर पे आती रहती है, लेकिन इसके कारण ये वन ऑफ इवेंट के कारण ये सब सेक्टर्स में तेज़ी होगी कि नहीं ये कहना बड़ी मुश्किल है। एग्री स्पेस में इरिगेशन बेस्ड जो कंपनीज है या ट्रैक्टर की कंपनीज है उसमें डेफिनेटली अच्छा बढ़त हो सकती है इसके कारण। बिल्कुल। इम्तियाज़, कुछ और पिक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? मैं दो स्टॉक एक हाईलाइट देना चाहूँगा। मैंने जिस आफ्टर द मार्केट ओपनिंग कल के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़त देखी थी। कैस्ट्रॉल इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छा साउंड स्टॉक है। 495 से 1 वे करेक्शन हुआ तकरीबन 382, और जिस हिसाब से मार्केट अपने रिट्रेसमेंट कर रहा है मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स में भी रिट्रेसमेंट
हमें देखने मिलेगा, बट स्लो और ग्रेजुअली देखने मिलेगा। बट नो डाउट एक रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टॉक तकरीबन 405 406 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 392 391 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में स्टॉक्स में तकरीबन 2 गैप डाउन ओपनिंग है ऑन अ डेली चार्ट, एक 431 के आसपास है और एक 450 के आसपास है। मेरे ख्याल से 2 गैप फिल्टर हो सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल है यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडस्ट्री के ऊपर। और दूसरा मेरा यहाँ पे सेंट्रल बैंक के ऊपर, यहाँ पे नो डाउट हमने बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने सिर्फ बिकवाली देखी है, नॉट एग्रेसिव बाइंग देखी है हमने, जो हिसाब से हमने कल के सेशन में निफ्टी में बाइंग देखी थी। बट लोअर लेवल पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी 18,200 के ऊपर है, हो सकता है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट वापस ऊपर की तरफ देखने मिले। सेंट्रल बैंक में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने हायर टॉप हायर बॉटम एक क्लोजिंग अच्छी देखी है यहाँ पे, और बढ़त जो है लो वॉल्यूम है, बट मेरे ख्याल से वॉल्यूम पिक हो सकता है यहाँ पे। तकरीबन 80-81 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे। ऊपर में 94 रुपीज़ का टारगेट नज़र आ रहा है। एक जैकॉब को देखिए, एक सडन स्पाइक स्टॉक में आया है और शेयर अब करीब 11.5% ऊपर आ चुका है। और इस तरह की खबर है सोर्सेज के थ्रू कि 23 गांव को डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अप्रूवल मिला है। स्टॉक पर इंस्टेंट रिएक्शन 12.5% का मूव है। अभी यहाँ पर आपका टेक्निकल व्यू क्या है इंडियाज़? देखिए स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर है यहाँ पे। 75 से ये स्टॉक्स में फॉल डाउन हुआ, 56 तक, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ जो कि जस्ट 38.2 से 50 के बीच का रिट्रेसमेंट है। उसके बाद थर्ड लेग ब्रोक डाउन इट्स प्रीवियस बॉटम, 52 का बॉटम बना। अभी जो लास्ट लेग ऑफ ऑप्टिक है मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये 75 के ऊपर लेके जाए और अल्टीमेटली तकरीबन 76-77 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। और जो हिसाब से स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है मेरे ख्याल से आज ही या तो कल तक ये स्टॉक्स में 75-78 के रेंज देखने मिल सकते हैं। जैकब पर अच्छा मूव आप देखिए सडनली देखने को मिला है करीब 72 के आसपास। खैर दीपक, आपका व्यू इस समय कोई ऐसे सेक्टर पर कहीं आपका ध्यान बैठा है जहां पर जो कुछ हद तक आई वुड से इंसुलेटेड हो मार्केट के हेडविंड से, लेकिन अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो? ब्रॉडली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी सेक्टर्स है, सर्विसेज नहीं बट गुड्स, वहाँ पे ये रुपी डेप्रिसिएशन के कारण एक फ़ायदा हो सकता है ना। वेदर इट इज़ केमिकल एक्सपोर्ट्स, फार्मा एक्सपोर्ट्स, लेदर एक्सपोर्ट्स, वो एक स्पेस है जहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी कंपनी को ये रुपी डेप्रिसिएशन के कारण फ़ायदा हो सकता है। दिस इज़ वन। नंबर 2 इज़ ये डीमोनेटाइजेशन के कारण ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफ़ी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो वो दोनों स्पेस में भी हमें बहुत ही बारीकी से देखना है। क्योंकि ऑल सेड एंड डन 2 व्हीलर्स जो है यहाँ जहाँ पे सेल्स अफेक्ट हुआ है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अफेक्ट हुआ है, वो टेम्पररी है। हमें पता है कि पर्सनल मोबिलिटी या पर्सनल यूज़ के लिए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स है, तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद डिमांड वापस आने ही वाली है। सो ये 2 स्पेस पे बॉटम फिशिंग करना चाहिए हमें जी। कुछ स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है, उसमें गोकुल रिफॉइल्स आप देखें 20% का मूव है। लंबोदरा टेक्सटाइल 18% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वेल्सपन कॉर्प में भी अच्छा रुझान है, सर्ज यहाँ पे करीब 14% का 81 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। छोटे फार्मा स्टॉक्स में ब्लिस जीवीएस फार्मा और विवमेड लैब्स खरीदारी दिख रही है 11 से 12% की। जैकॉब की भी हमने बातचीत की थी, अभी भी 72 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम मूवर्स में एक अजमेरा रियलिटी को देखिए। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है, कल हमने बातचीत भी की थी स्टॉक पर, आज भी 10% ऊपर 177 के लेवल पर 10% के अपर सर्किट पर ये ट्रेड कर रहा है। चुनिंदा एजुकेशन स्टॉक्स में भी बाइंग है। ट्री हाउस एजुकेशन बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, 30 to 85 का लेवल है, करीब 10% की बढ़त भी देखी जा रही है। शुक्रिया मिस्टर जसानी शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज रखने के लिए। अगर अभी निफ्टी को देखें तो 81-50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 8163 के लेवल्स देखे जा रहे हैं।